नमस्ते साथियों। हम इमानुएल दुर्कheim के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक तथ्य के बारे में पढ़ा, यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ा, श्रम विभाजन के बारे में पढ़ा, सावयवी एकता के बारे में पढ़ा। आज हम श्रम विभाजन की ही कुछ और अन्य अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। श्रम विभाजन के क्या कारण हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रम विभाजन के दो कारण हैं। कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि समाज में जो श्रम विभाजन आया उसके क्या कारण हैं। प्रारंभिक वर्षों में समाज की आवश्यकताएं बहुत कम थी। जो प्राचीन समाज था, सरल समाज था, उसमें व्यक्तियों की आवश्यकताएं बहुत कम थी और व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य श्रम विभाजन द्वारा हो जाती थी। लेकिन जो जो समाज में आवश्यकताएं बढ़ी, समाज में विभिन्नताएं बढ़ी, उसी प्रकार उसी अनुपात में विभेदीकरण भी बढ़ता गया और विभेदीकरण के कारण श्रम विभाजन का विकास हुआ। श्रम विभाजन को दो प्रमुख कारणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक कारण। प्राथमिक कारण में है जनसंख्या वृद्धि और द्वितीय कारण में दो कारण है सामूहिक चेतना का ह्रास और पैतृकता का घटता प्रभाव। पहला देखेंगे हम प्राथमिक कारण, प्राइमरी कॉज। प्राथमिक कारण का है कि जनसंख्या में वृद्धि होना। जनसंख्या के आकार में वृद्धि हुई है और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुई है। जहाँ जनसंख्या पहले बहुत कम थी, वर्तमान समय में जनसंख्या की बहुत ज़्यादा अधिकता है और जनसंख्या का आकार बढ़ा है, साथ ही साथ एक जगह जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा है। और इसी कारण जनसंख्या के बढ़े हुए आकार के कारण श्रम विभाजन के द्वारा ही इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि भी श्रम विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। द्वितीय कारण में दो प्रकार के हैं। दुर्कheim ने इनकी व्याख्या निम्न की है। पहला है पैतृकता का घटता प्रभाव और दूसरा है सामूहिक चेतना का ह्रास। कहने का तात्पर्य यह है कि डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। अब पैतृकता का प्रभाव घट रहा है। संयुक्त परिवार से अब सिंगल परिवार बन रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं और इस प्रकार पैतृकता का प्रभाव घट रहा है। इसी के कारण श्रम विभाजन का विकास भी हुआ। दूसरा है सामूहिक चेतना का ह्रास, डिक्लाइन इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना का भी ह्रास हुआ है। प्राय यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन है और धीमी होगी जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत ये उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ होगा। अब देखते हैं सामूहिक श्रम विभाजन के परिणाम क्या क्या निकले। समाज में जो श्रम विभाजन आया उसके क्या परिणाम निकले। पहला है सभ्यता का विकास, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन, चौथा है सामाजिक प्रगति, पांचवा है व्यक्तिवादिता का विकास, छठा है नवीन समूह की उत्पत्ति और आत्मनिर्भरता, सातवां है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव, आठवां है सावयवी सामाजिक एकता। पहला कारण देखते हैं हम, श्रम विभाजन से क्या परिणाम आए। सभ्यता का विकास हुआ। श्रम विभाजन के कारण सभ्यता का विकास हुआ। श्रम विभाजन के कारण ही जनसंख्या वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि से व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध जटिल होते गए और व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। क्षमताओं का अधिक उपयोग के फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। दूसरा है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। इनको निम्न प्रकार समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कार्य का चुनाव करने और त्यागने में स्वतंत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति जब निश्चित कार्य करता है तो उसके प्रकार का एक निश्चित रूप बन जाने से उसकी क्रिया का विशेषीकरण हो जाता है। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक प्रगति हुई है श्रम विभाजन के कारण। श्रम विभाजन के कारण किसी काम में विशेषता हासिल हुई है किसी व्यक्ति को और उसके कारण समाज ने प्रगति की है। व्यक्तिवादिता का विकास हुआ है, नवीन समूह की उत्पत्ति हुई है और उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी है। नए नए समूहों का निर्माण हुआ है, प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव बना है, सावयवी सामाजिक एकता में वृद्धि हुई है। थैंक यू।